हेलो मित्रों। आ, आज मैं आपको आईवीएफ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ बिकॉज़ पूरे इंडिया में, समझ लो कि पूरे वर्ल्ड में लॉट ऑफ कपल्स आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ कंसीविंग एंड नाउ दे वो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं कि आईवीएफ की ट्रीटमेंट। मगर आईवीएफ की ट्रीटमेंट क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है वो हमें जानना होता है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है, तो मैं आज आपको बहुत ब्रीफ में, संक्षिप्त में बट डीपली में बता देता हूँ कि क्या है आईवीएफ। आईवीएफ के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्री आईवीएफ ट्रीटमेंट होते हैं, आईवीएफ एंड पोस्ट आईवीएफ ट्रीटमेंट, तीन पार्ट है, राइट। और जो प्री आईवीएफ ट्रीटमेंट या जो कंपोनेंट होते हैं उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। उसमें उसके हार्मोन्स और एएमएच का रिपोर्ट्स वाइफ का किया जाता है। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस विथ इन्फेक्शन किया जाता है, एज वेल एज जनरल हेल्थ किया जाता है। समटाइम्स वाइफ के हिस्ट्रोस्कोपी भी किया जाता है, बट नाउअडेज हिस्ट्रोस्कोपी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ अ वेरी गुड 3D अल्ट्रासोनोग्राफी और प्रॉपरली डन 2D अल्ट्रासोनोग्राफी। और दूसरा जो पार्ट है वो आईवीएफ का पार्ट है, और आईवीएफ का जो पार्ट है उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसमें द फीमेल पार्टनर जो होती है उसके सेकंड डे से गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो करीब 8 से 12 दिन के लिए लेने पड़ते हैं। उसमें गोनाडोट्रोपिन्स, सेट्रोलिलिक्स मतलब एंटागोनिस्ट, और ट्रिगर आइदर इन द फॉर्म ऑफ जीएनआरएच एनालॉग और एचसीजी ट्रिगर दिया जाता है। और ये जो गोनाडोट्रोपिन्स इंजेक्शन दिए जाते हैं वो सुपर ओव्यूलेशन और हाइपर ओव्यूलेशन के लिए किया जाता है बिकॉज इन आईवीएफ हम चाहते हैं कि एक साथ 10, 15, 20 अंडे तक बने, और जितने अंडे ज़्यादा बनेंगे उसका इतना हमें रिज़ल्ट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इन दिस 2 बार हस्बैंड के सीमेन लिए जाते हैं। उसमें एक बार सीमेन जो लेते हैं उसको हम -196 डिग्री पर फ्रीज करके रखते हैं, जिसको बोला जाता है बैकअप सैंपल। और दूसरी बार जो सीमेन लिया जाता है दैट एट द टाइम ऑफ ओवम पिकअप, बराबर है। तो जैसे ही मैंने बताया कि 10-12 दिन का अंडा हो जाता है, स्टिमुलेशन हो जाते हैं, अंडे पक्के हो जाते हैं, तब फीमेल पार्टनर्स को बोला जाता है कि आप एडमिट होना है। और एडमिट होने के बाद ओवम पिकअप, ओपीयू आर oocyte रिट्रीवल की प्रक्रिया अंडर सॉल्ट जनरल एनेस्थेसिया किया जाता है। जब ओवम पिकअप हो जाता है तब आईवीएफ लैब के अंदर इक्सी की प्रक्रिया किया जाती है, राइट। तो उसके अंदर जो ओवम पिकअप किया है वो ओवम के साथ हस्बैंड के स्पर्म या पार्टनर के स्पर्म, या कभी कभी किसी को डोनर की ज़रूरत होती है तो डोनर स्पर्म के साथ इक्सी की प्रोसीजर किया जाती है। उसमें एग और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है with the help of a special machine which is called a ICSI machine। और ये 15 या 20 या 10 वॉट एवर एग्स जितने भी मिले हैं उसके साथ उसको फर्टिलाइजेशन करके उसको इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है। वहाँ पर वो एम्ब्रियो कल्चर किया जाता है, उसका ग्रोथ किया जाता है, और ग्रोथ करने के बाद देन अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट और ए आईवीएफ कंसल्टेंट टेक्स अ डिसीजन वेदर टू ये जो एम्ब्रियो बने हैं वो एम्ब्रियो यही महीने पे ट्रांसफ़र कर देना है या फिर उस सभी एम्ब्रियो को फ्रीज कर देना है, राइट। वो साइंस का बेस लेके वो डिसीजन लेते हैं, और उसको फ्रीज करने के बाद नेक्स्ट मंथ एचआरएफईटी की प्रक्रिया की जाती है, राइट। और समझ लो कि यही महीने पे कंसल्टेंट ने ऐसा डिसीजन लिया कि यस हम यही महीने पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो जो दिन ओवम पिकअप किया जाता है उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दिया जाता है। और कंसल्टेंट टेक्स डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज, और डे 3 that is a cleavage stage embryo, or day 5 embryo, a blastocyst embryo. Most of the consultant and embryologist wants
कि हमें ब्लास्टोसिस्ट ही ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट आर a good embryo and which has a little more potency to implant and convert into the embryos, right? There are so many other things, right? But ये मोटा मोटा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो अगर डे 5 या डे 6 का एम्ब्रियो अगर ट्रांसफ़र कर सकते तो इट इज़ बेटर, राइट? बट व्हेन देर आर मोर नंबर ऑफ embryos or more number of oocytes has formed, then most of the consultant will take a call and they want transfer in the same particular month. जो महीने में ओवम पिकअप किया है वहाँ पर वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उनको फ्रीज किया जाता है 8-196 डिग्री. द प्रोसीजर जो होती है उसको बोला जाता है विट्रिफिकेशन प्रोसीजर, और वो एम्ब्रियो को फ्रीज करके उसको रखा जाता है. देन फीमेल is allowed to menstruate after 15 to 20 days, right? And once जो menstruation आ जाता है, then the procedure, जैसे मैंने बताया कि procedure which is called HRFET, right? और FET की 2-3 और प्रक्रिया है जिसको नेचुरल साइकिल ट्रांसफ़र बोलते हैं या मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल बोलते हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट FET किया जाता है. तो पीरियड्स के सेकेंड डे से HRFET की प्रक्रिया most of the IVF lab or the most of the IVF consultants are doing, right? और वो पीरियड्स के सेकेंड डे से ईस्ट्रोजन नाम की टैबलेट होती है और वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है. वो करीब 12 दिन के बाद या 13, 14, 15 दिन के बाद उसको देखते हैं कि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो लाइनिंग कितनी हुई. सो द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ अराउंड 8 to 9 millimeter. देन इट इज़ एन ऑप्टिमल थिंग. 7 से नीचे कम है तो उसको ट्रांसफ़र करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है. वो कंसल्टेंट में टेक ए कॉल. अगर 8-9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर है तो इट इज़ गुड. एंड देन वंस दिस टारगेट एंडोमेट्रियम का अगर अचीव हो जाता है तो फिर वो प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स, वजाइनल, ओरल एंड इंजेक्टेबल्स वो ऐड करते हैं टू कन्वर्ट दैट एंडोमेट्रियम टू मोर रिसेप्टिव फॉर द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को वहाँ इम्प्लांट होने के लिए ये प्रोसेस करना ज़रूरी होता है. और फिर 6 या 7 डेज़ का प्रोजेस्टेरोन देकर वो लोग आपको बुलाएंगे. कंसल्टेंट विल आस्क यू टू कम एंड गेट एडमिटेड, राइट? और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया किया जाती है. जो एम्ब्रियो हमने अगले महीने में जो फ्रीज करके रखा है उसको थॉइंग की प्रक्रिया की जाती है, राइट? दैट थॉइंग प्रक्रिया क्या होती है कि जो एम्ब्रियो -196 डिग्री पे रखा हुआ है उसको बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री पर स्पेशल प्रोसीजर के द्वारा लाया जाता है. एंड देन वो एम्ब्रियो जो है उसमें से 2 अच्छे एम्ब्रियो या एक अच्छा एम्ब्रियो जो ब्लास्टोसिस ग्रेड A, ग्रेड 1 क्वालिटी का जो होता है वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के द्वारा बच्चेदानी के अंदर रखी जाती है, राइट? सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ मेन IVF. एंड देन पोस्ट IVF ट्रीटमेंट. तो पोस्ट IVF ट्रीटमेंट क्या है कि जिसको हम इन सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो हम वहाँ पर इम्प्लांट होने में कैसे हेल्प कर सकते हैं. तो उसके अंदर हम जो अभी प्रोजेस्टेरोन की ट्रीटमेंट चालू की है, वजाइनल प्रोजेस्टेरोन, ओरल प्रोजेस्टेरोन, इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पेशेंट इसको कंटिन्यू किया जाता है. कभी कभी कोई इंजेक्शन खून पतला करने का, ओकेजनली समटाइम्स some people add a small amount of steroid also, right? Or to increase the vascularity they add ecosprin also. और ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के 15 दिन के बाद बीटा HCG का वैल्यू किया जाता है. सम डू इट एट 14 days, सम डू एट 15 days, सम डू एट 16 days. बट एट दैट टाइम द बीटा HCG की वैल्यू जो नॉर्मली 2 से कम होती है, बट अगर आप 14 दिन के बाद करते हो तो अगर वो 150, 200, 500 होता है तो दैट इज़ गुड. अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल प्रेगनेंसी, राइट? और अगर यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर, अगर फ्रेश ट्रांसफ़र है
तो अगर जो आपके कंसल्टेंट है उसमें लिटल फेस सपोर्ट के लिए इंजेक्शन एचसीजी दिया जाता है, तो बीटा एचसीजी की वैल्यू 25, 25, 35 अप टू 50 तक आ सकती है, राइट। सो दैट इज़ अ फॉल्स पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नहीं है, राइट। सो अगर वैल्यू 100 से ज़्यादा 200, 300, 400 आता है, तो देन इट इज़ अ मीनिंगफुल पॉजिटिव रिपोर्ट। Thank you very much. There are much more in IVF treatment. I will come with some other videos and the reels. Keep sharing and liking and subscribe my channel. I am Dr. Sunil Sa, Sarvamangal IVF.